हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 एक लेंथी सेक्शन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो इस आर्टिकल को हम 3 वीडियो में डिवाइड करके इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो इस वीडियो के है, वीडियो पार्ट 1 में हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे क्लॉज 4 के बारे में, और थर्ड वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉज 4 A, B और 5 और क्लॉज 6 के बारे में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिकल 16 का। आर्टिकल 14 से लेके 16 तक, 14, 15 और 16 का क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है इसमें, क्लासिफिकेशन कैसे आर्टिकल 16 में परमिटेड है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है एम्प्लॉयमेंट में, और क्लॉज 2 कहती है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा, और आर्टिकल की 16 की क्लॉज 3 कहती है रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 16 कहती है कि देयर शैल बी इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट, office under the state. So these are the keywords. All citizen is a keyword, employment is a keyword, office or under the state. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट जिसकी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है, उसके अनुसार उसका कोई भी ऑफिस है जिसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट देनी है, उसमें सब सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिकल 16 का? तो मेन ऑब्जेक्टिव था आर्टिकल 16 का था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्रिएट करना था, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक ऑफिस में। पब्लिक ऑफिस जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट चलाने के लिए उसमें उसमें हर प्रत्येक जो नागरिक है उसका अपना रोल डिफाइन हो, वो अपनी काबिलियत उसमें दिखा सके इंडिया की डेवलपमेंट में, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इस पर्पज से एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे इसको दिया गया। ये राइट है, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन तक सीमित है, और ये आर्टिकल 16 है, ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट की बात करता है उन ऑफिस के जो स्टेट के ऑफिस हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 16 में इक्वलिटी का प्रिंसिपल है जो कि आर्टिकल 14 में। सुप्रीम कोर्ट ने इन अमिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो डिसाइड हुआ था 11 अगस्त 2005 में, और रिपोर्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट केसेस में पेज नंबर 721 में। इसमें जो इस केस में एक्सप्रेशन था मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, इस एक्सप्रेशन को डिफाइन किया गया। डिफाइन इस एक्सप्रेशन को बताया गया अभी ये एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूड है। तो इस एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन है मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट, इसमें दोनों चीज आती है, एम्प्लॉयमेंट से पहले और एम्प्लॉयमेंट के बाद। ऐसा नहीं है भी आपकी रिक्रूटमेंट जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो उसी तक सीमित है। अपॉइंटमेंट से पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस आएगा, अपॉइंटमेंट के बाद जो आपकी टिल द टाइम आपकी जो रिटायरमेंट है या जो भी आप उसमें एम्प्लॉयमेंट में जब तक आप हों या एम्प्लॉयमेंट के बाद भी जो रहेगा वो सब में इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में आ जाता है जैसे प्रायोर टू एंड सब्सिक्वेंट टू द एम्प्लॉयमेंट विच आर इंसिडेंशियल टू द एम्प्लॉयमेंट, जो इंसिडेंशियल एम्प्लॉयमेंट के, और वो एक ही टर्म्स एंड कंडीशन बनती है पूरी एम्प्लॉयमेंट की। तो आर्टिकल 16 है वो गारंटी देता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पर्सन।
अब सब्सीक्वेंट और इंसिडेंशियल में क्या इंक्लूड होगा, जिसमें प्रमोशन आएगी, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस आएगी, पीरियोडिकल इंक्रीमेंट जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है, पीरियोडिकल जो भी गवर्नमेंट का सेटअप है उसके हिसाब से वो सब इन सब्सीक्वेंट या इंसिडेंशियल की डेफिनेशन में आएंगे। सीनियरिटी की फिक्सेशन है, लीव है, ग्रेच्युटी है, पेंशन है, एज ऑफ सुपरनेशन है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, ये सब एक ही एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है, एक ही ट्रांजैक्शन है, सेम ट्रांजैक्शन है, जो एम्प्लॉयमेंट है उसका हिस्सा है। तो ये इस एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में आती हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1 है वो थ्रू आउट द पीरियड ऑफ सर्विस चलती है और पीरियड के बाद भी चलती है। अब देखते हैं रिलेशन क्या है आर्टिकल 14, 15 और 16 के बीच में। बेसिकली ये आर्टिकल 14, 15, 16 है वो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है वो अपने साथ लेके चलता है। इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है वो जनरली डिफाइन किया गया है आर्टिकल 14 में, जो कि एक्सटेंड करता है प्रत्येक सिटीजन और नॉन सिटीजन। आर्टिकल 14 है वो सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। उसके बाद जो आर्टिकल 15 है वो 16 है वो डील करता है पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। आर्टिकल 14 डील करता है जर्नल एस्पेक्ट्स में जो सिटीजन और नॉन सिटीजन के हैं इक्वलिटी में, और आर्टिकल 15 और 16 डील करता है पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। आर्टिकल 15 अवेलेबल है सिटीजन ओनली को, जो आर्टिकल 15 की लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया उसको देख सकते हैं, जो कि प्रोहिबिट करता है कि किसी भी सिटीजन के साथ स्टेट के किसी मैटर में जो ग्राउंड उसमें दिए गए हैं आर्टिकल 15 में, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, उसके ग्राउंड पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। और ये आर्टिकल 15 है ये जो स्टेट की एक्टिविटी है, ये स्टेट की एक्टिविटी को कवर करता है। और आर्टिकल 15 में टोटल 5 ग्राउंड है जो प्रोहिबिटेड ग्राउंड है। और नेक्स्ट आर्टिकल 16 में सिर्फ ये सिटीजन को है, कॉमन है, 15 और 16 दोनों इंडियन सिटीजन को है, 14 दोनों को है। तो आर्टिकल 16 है ये रेस्ट्रिक्ट करता है अपने आप को पब्लिक अपॉइंटमेंट में। पब्लिक स्टेट ऑफिस हैं जो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी जो एक्टिविटी है उसके रिलेटिंग अपने आप को कन्फाइन करता है, वहां तक अपने आप को सीमित करता है। तो आर्टिकल 16 में जो प्रोहिबिशन ग्राउंड है जिसपे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट में, वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। इसमें 2 नए ऐड किए गए, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस इसमें नया ऐड किया गया। तो इसमें टोटल 7 ग्राउंड है। आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड थे, इसमें टोटल 7 ग्राउंड है जो प्रोहिबिशन है। और ये अपनी रेंज कवर करता है, वो एम्प्लॉयमेंट तक ही इसकी रेंज कवर है। इन द मैटर ऑफ नॉट कमिंग, जो मैटर आर्टिकल 15 और 16 में नहीं आते, जो वो अगर किसी डिस्क्रिमिनेशन होती है तो वो डिस्क्रिमिनेशन वैलिड है नहीं वैलिड है, उसकी जो चैलेंज है वो आर्टिकल 14 की प्रोविजन में आएगा। क्लासिफिकेशन क्या है, हमने देखा आर्टिकल 14 है और 15 है वो क्लासिफिकेशन परमिट करता है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 भी क्लासिफिकेशन परमिट करता है, बट वो क्लासिफिकेशन रैशनल होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए जो ऑब्जेक्ट उस लेजिस्लेशन के द्वारा अचीव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पांडुरंगा राव वर्सेस आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में या 1963 में ये रूल किया था, जिसमें कि एक रूल चैलेंज किया गया था जो कि पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ को लेके बनाया गया था, जिसमें कहा गया था जो एडवोकेट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसका ऑब्जेक्ट था कि कैंडिडेट को लोकल लॉ की जानकारी होगी। तो पिटिशनर ने सारी उसके पास क्वालिफिकेशन थी एक्सेप्ट कि वो आंध्र प्रदेश में नहीं मैसूर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल स्ट्रक्ट कर दिया था क्योंकि ये 2 एडवोकेट के बीच जो एडवोकेट की क्लास है, 1 क्लास एडवोकेट है, उसमें क्लासिफिकेशन करता है और ये क्लासिफिकेशन कहीं से भी रैशनल नहीं थी और इसका कोई भी ऐसा नेक्सस नहीं था कि ये रेलेवेंट है ऑब्जेक्टिव के साथ जिस ऑब्जेक्ट को लेके ये क्लासिफिकेशन की गई है।
इसका रीजन कोर्ट ने ये दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। रीजन क्या था इसका रीजन था कि जो हाई कोर्ट है थ्रू आउट द कंट्री उनका सेम स्टेटस है, और वो जो ट्रेडिशन है बार का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का, एडवोकेट है, वो सारे अपने लिए स्टैंडर्ड सेम सा है, और जो स्पिरिट है फॉर सर्विंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो सेम है। इसमें आप कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, जो पांडुरंगा राव में प्रिंसिपल हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको केस को अपहेल्ड ही रखा गंगाराम मूलचंदानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में AR 2001 में। इस केस में राजस्थान हायर जुडिशरी सर्विस के जो रूल थे उसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, क्योंकि इसमें जो सबॉर्डिनेट जुडिशियल सर्विस थी राजस्थान में, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था कि जो कैंडिडेट है उसको लोकल लॉ और रीजनल लैंग्वेज की आवश्यकता हो, उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सबॉर्डिनेट जो जुडिशरी है उसमें आपकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो हायर जुडिशरी में वो रिक्वायरमेंट कैसे होगी। तो जो टेस्ट है वो क्लासिफिकेशन या इंटेलिजेंट डिफरेंशिएट या रीजनेबल रिलेशन का ऑब्जेक्ट के साथ वो इस रूल्स में अचीव नहीं होता, तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अनदर केस असम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस GN पाठक जो 1997 को डिसाइड हुआ था, उसमें भी सेम क्लासिफिकेशन की थी, बट वो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो क्लासिफिकेशन अगर क्वालिफिकेशन के बेस पे है तो वो क्लासिफिकेशन वैलिड है। जैसे कि डिप्लोमा होल्डर, नॉन डिप्लोमा होल्डर, बिटवीन डिप्लोमा होल्डर एंड ग्रेजुएट इंजीनियरिंग इज ए वैलिड। अगर किसी पोस्ट के लिए कोई रूल बनता है उसके लिए अलग कोई क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन की जाती है, तो वो क्वालिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन वो वैलिड होगी। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है जो एक बेस्ट या सूटेबल कैंडिडेट है उस जॉब के लिए उसको सिलेक्ट किया जाए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी फेवरिज्म के। तो किसी भी रिक्रूटमेंट या किसी भी सर्विस का, पब्लिक सर्विस का एक फाउंडेशन होता है सिलेक्शन प्रोसेस। अगर सिलेक्शन प्रोसेस में डिफेक्ट है तो वो सिलेक्शन या उस ऑफिसर की सिलेक्शन कभी भी पब्लिक सर्विस में इफेक्टिव नहीं होगी। तो ओपन कंपटीशन है वो एक्सेप्टेबल है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप सिलेक्शन का प्रोसीजर रखते हैं तो आप ओपन कंपटीशन रखो, जो कि ओपन कंपटीशन थ्रू आउट द वर्ल्ड एक एक्सेप्टेबल टर्म है, आप ओपन कंपटीशन के थ्रू सकते हैं। बट जो डिसीजन है वो किस तरह का कंपटीशन होना चाहिए, ये प्योरली ऑन द गवर्नमेंट डिसीजन, इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये कंपटीशन हो सकता है राइटिंग दी, रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं, या इंटरव्यू भी हो सकती है। तो कुछ ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें कैंडिडेट का प्रॉपर एक करैक्टर, उसकी क्वालिफिकेशन जो सूटेबल है उस जॉब के लिए वो बाहर आए, तो वो प्रोसेस रखा जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ पेरिकुरप्पन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो डिसाइड हुआ था 1995 को, कोर्ट ने ये डील, इसमें कोर्ट ने डील किया था जो MBBS कोर्स है इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसकी एडमिशन को लेके सिलेक्शन कमेटी को असेसमेंट करने के लिए 5 हेड, ऑरल इंटरव्यू के लिए 5 हेड कोर्ट ने दिए। जो 5 हेड थे, 5 टेस्ट थे जो इंटरव्यू में कोर्ट को अलग उसको कैंडिडेट को नंबर देने के लिए बोला गया। तो पहला था स्पोर्ट्स ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्पस एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम स्पेशल सर्विस, जर्नल फिजिकल कंडीशन, जर्नल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड। तो कोर्ट ने ये हेल्ड कर दिया कि किसी भी इंटरव्यू में इंटरव्यू कमेटी जो सिलेक्शन कमेटी है उसको अलग अलग हेड के अंदर इनको स्कोर करना पड़ेगा कैंडिडेट को। जो डिसीजन था पेरुकरम के केस में, वो इस सुप्रीम कोर्ट ने लीलाधर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में इसको डिस्टिंग्विश किया, इस प्रिंसिपल को। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि डिस्टिंक्ट हेड देना, उसके अंदर नंबर देना, ये जो बॉडी है, जो इंटरव्यू बॉडी है, उसका डिसीजन होना चाहिए, ना कि इसको एक बाइंडिंग कर देना चाहिए कि उसको इसके हेड के अंदर ही नंबर देने हैं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया इन द इंस्टेंट केट राजस्थान जुडिशियल रूल जनरली इंडिकेट द क्राइटेरिया टू बी कंसीडर इन द इंटरव्यू टेस्ट विदाउट डिवाइडिंग द इंटरव्यू टेस्ट इनटू सब डिस्टिंक्ट।
क्राइटेरिया डिवाइड कर दिया, रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगी। अब रिटर्न इंटरव्यू के अंदर सब जो टेस्ट है, जो डिस्टिंक्ट अलग अलग हेड हैं, वो ज़रूरी नहीं है वो हो। तो ये एक जो कमेटी बनाई गई है, इंटरव्यू कमेटी बनाई है, उसके ऊपर है कि वो उसको किस तरह से लेती है, बट उसमें कुछ इरेगुलरिटी नहीं प्राइमा फेसिया दिखनी चाहिए। जो लीलाधर का केस था, उस केस को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी अपहेल्ड किया अशोक कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, जो 1987 AIR पेज 454 पे था। कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि जो रिटन एग्जामिनेशन है वो कैंडिडेट की नॉलेज असेस करता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टेस्ट करता है, जबकि जो इंटरव्यू है वो कैंडिडेट का ओवरऑल इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल क्वालिटीज उसको असेस करता है। रिटन एग्जामिनेशन हैज ए सर्टेन डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस ओवर द वाइवा टेस्ट। देयर आर येट नो रिटन टेस्ट विच कैन एवेल्युएट अ कैंडिडेट इनिशिएटिव। कोई भी ऐसा रिटन टेस्ट नहीं है जिसमें कैंडिडेट की इनिशिएटिव, अलर्टनेस, रिसोर्सफुलनेस, डिपेंडेबल cooperativeness, capacity of clear and logical representation, effective in discussion, effective in meeting, dealing with others, adaptability, judgment, जो कैंडिडेट की पर्सनल एबिलिटी है उसके लिए तो इंटरव्यू करने के बाद ही, उसके बाद इंटरेक्शन करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद ही उस पर डिसीजन लिया जा सकता है। ऐसा कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है जो इसको सब्स्टिट्यूट करता हो। तो कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि सम ऑफ दिस क्वालिटी कैन बी एवेल्युएटेड परहैप्स विद सम डिग्री ऑफ एरर। कुछ एरर हो सकते हैं टेस्ट में, बट जो डिपेंड करता है वो जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में 1995 में ये हेल्ड किया था। इसमें जम्मू कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके सिलेक्शन प्रोसीजर को चैलेंज किया गया था। जो मुंसिफ के लिए चैलेंज था, रिटन एग्जामिनेशन था, उसके बाद इंटरव्यू था। अब इंटरव्यू देने के बाद पिटिशनर इंटरव्यू दे के आया, बट उसको इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू कैंडिडेट सक्सेसफुल हुए उनकी लिस्ट पब्लिश नहीं की गई, बट कुछ कैंडिडेट थे जिनको कॉन्फिडेंशियल तौर पे मेडिकल टेस्ट में अपीयर होने के लिए बुला लिया गया। तो जो पिटिशनर है उसने इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और ये डाउट किया कि इसमें कुछ ना कुछ एरर या इलेगलिटी या इरेगुलरिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल रखने की बात नहीं थी। तो कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि देयर वाज नो ऑब्लिगेशन फॉर द मेंबर ऑफ द कमीशन टू गिव सेपरेट मार्क्स अंडर वेरियस हेड्स। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल हम क्लास 2 आर्टिकल 16 की है वो है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, एक्स्ट्रा। तो क्लॉज 2 कहती है कि नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी बी इनएलिजिबल और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। जो एक्सप्रेशन है डिस्क्रिमिनेशन, उसका सेम मीनिंग ही है जो आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा है। तो ये डिफ्रेंशिएट है कि पर्टिकुलर क्लास या इंडिविजुअल के भेद कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिफरेंशिएट इन क्लॉजेस इन ग्राउंड के ऊपर, ये जो ग्राउंड मेंशन किए गए हैं तो उस ग्राउंड के ऊपर होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है। बट अगेन सवाल वही है कि वो एक रीजनेबल क्वालिफिकेशन, रैशनल होना चाहिए। तो एम्फेसिस है आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में है ऑन ओनली ऑन ग्राउंड, ओनली ग्राउंड्स ओनली। Where this is a discrimination on any of the ground mentioned, this clause will come into play। अगर इनमें से 7 जो ग्राउंड है इनमें से किसी के ग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होगी तो दिस सेक्शन है वो अपने होंद में आ जाएगा, उसके अंदर आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। बट वेयर द डिस्क्रिमिनेशन, अगर इसमें से कोई मिक्स है, पार्टली वो क्लॉज 2 का ग्राउंड है और पार्टली अदर उसमें कंसीडरेशन है, तो देयर विल बी नो कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज। तो इस क्लॉज की कंट्रावेंशन नहीं होगी। तो ये सिर्फ ओनली वर्ड इसीलिए यूज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गजोला दशरथ रामा राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1961 में ये सेक्शन 6 क्लॉज 1 ऑफ मद्रास हेरिडेटरी विलेज ऑफिस एक्ट 1895
इस सेक्शन के अंदर ये प्रोविज़न थी कि जो मुंसिफ सेलेक्ट होंगे कलेक्टर के द्वारा, वो उन्हीं में से, उन फैमिली में से किए जाएंगे जो इनसे पहले वो ऑफिस अपना रखती थी। तो पिटिशनर ने ये चैलेंज किया, वैलिडिटी इसकी चैलेंज की, जो रेवेन्यू अथॉरिटी का ये ऑर्डर था वो चैलेंज किया। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो मुंसिफ हैं वो ऑफिस अंडर द स्टेट, जो मीनिंग स्टेट में दिया गया उसके अंदर काम करेंगे, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसके अंदर, एक्ट के अंदर ये ग्राउंड है, जो डिसेंट है, उनके जो पूर्वज हैं वही उसके ऊपर, पूर्वज उनसे पहले जो उसके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वही उसके ऊपर, उसी पोस्ट के ऊपर लगेंगे, उसी पोस्ट को हायर करेंगे। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसको डिक्लेयर किया था और उसको कंट्रामिशन आर्टिकल 16 क्लॉज 2 की थी। अब रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंट, आर्टिकल 16 क्लॉज 3। क्लॉज 3 कहती है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी any requirement as to the residence within that state or union territory prior to such employment। इस आर्टिकल में रेजिडेंस की रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कौन लगा सकता है? तो आप कीवर्ड याद रखिए, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इन द सेंस नो स्टेट लेजिस्लेशन हैज अ पावर टू इम्पोज द रिस्ट्रिक्शन ऑन रेजिडेंस। तो ये क्लॉज है, वो एक्सेप्शन है क्लॉज 1 और 2 की। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अभिषेक ऋषि वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सिविल रिट पिटिशन नंबर 11-11071 ऑफ 2011 जो कि डिसाइड हुई थी 2013 में, इसमें ये हेल्ड किया था, जस्टिस राजीव नारायण राणा ने, उन्होंने हेल्ड किया था कि जो क्लॉज 3 है वो स्टेट लेजिस्लेशन को ऐसी कोई पावर नहीं देती कि वह रेजिडेंस की रिस्ट्रिक्शन लगा सके। तो ये जो पावर है वो एब्सोल्युटली पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जो कि पार्लियामेंट के पास है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो इनिशियल था, जो प्रोटेक्शन थी कुछ स्टेट को, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और तेलंगाना एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश की थी, वो स्पेशल प्रोविजन के थ्रू प्रेफरेंस पॉलिसी के बेस पे रिक्वायरमेंट की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो थी। तो पार्लियामेंट ने इस आर्टिकल की पावर को यूज करते हुए एक लॉ बनाया जो था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंस एक्ट 1957, जिसके अंतर्गत ये जो रिस्ट्रिक्शन थी रेजिडेंस की वो लगाएगी। तो पंजाब स्टेट इसमें से नहीं था। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 3 थी, वो रिक्वायरमेंट थी, वो पर्टिकुलर प्रेफरेंस्ड स्टेट के लिए थी। और ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट था, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज रेजिडेंट एक्ट था, ये एबॉलिश हो गया 1974 में। इसके बाद पार्लियामेंट ने आर्टिकल 371 डी क्लॉज डी है, वो आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन में डाला, तो जिसके अंतर्गत रेजिडेंस की रिक्वायरमेंट इसमें क्रिएट की गई। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो प्रिंसिपल है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में है, पब्लिक के जो स्टेट के ऑफिस हैं उसके अंडर है, और ये इनिशियल अपॉइंटमेंट से सब्सिक्वेंट इंसिडेंशियल सारे तरह के अपॉइंटमेंट में या एम्प्लॉयमेंट में एप्लीकेबल हुआ, जिसमें पेंशन, प्रमोशन सब कुछ आता है। बट जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है उसका जो डिस्क्रिशन है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लॉज 4 के बारे में और जो रिमेनिंग क्लॉज हैं आर्टिकल 16 के उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।